Assalamu alaikum students, how are you? Students, I hope you are doing well. Might be आपकी क्लासेस हों, तो इस वजह से मैंने ये लेक्चर जो है वो फाइनल लेक्चर जो है इसको कंसीडर करते हुए आज मैंने ये लेक्चर 2 बजे रखा था। लेकिन अगर आपकी क्लास है तो आप ये लेक्चर जो है वो वीडियो लेक्चर जो है वो रिकॉर्डिंग्स की देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये लेक्चर जो है इसको फौरन ही अपलोड कर दूंगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। ओके, इस लेक्चर में हमने बेसिकली प्रीवियस लेक्चर में मैनी नदील आप बताएं, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था? सर मैंने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिया था, मेरा इंटरनेट का इशू था। अच्छा अच्छा। सो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्क स्केडुलिंग एल्गोरिदम्स जो हैं वो हम डिस्कस कर रहे थे। सो लेट्स स्टार्ट अबाउट डिस्क स्केडुलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, तो डिस्क स्केडुलिंग एक्सक्यूज एल्गोरिदम। सर जी, एक्सक्यूज मी सर, मेरे अलावा अभी तक कोई नहीं आया, थोड़ा सा वेट कर लें। आई थिंक ये लेक्चर जो है वो रिकॉर्डेड है, तो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स जो हैं वो सुन लेंगे। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके सर। तो अगर आपके पास मैंने आपको बताया था कि अगर आपने डिस्क से रीड करना है कुछ भी, ठीक है, तो आप एक सेक्टर रीड कर सकते हैं या राइट कर सकते हैं। ठीक है, और उस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर अगर आपने मूव करना है, अगर एक सेक्टर नंबर 1 है, वहां से आपने डेटा रीड कर लिया, करंटली आपका हेड वहां पे पॉइंट कर रहा है सेक्टर नंबर 1 पे, और आपने नेक्स्ट सेक्टर नंबर सपोज 98 से आपने जो है वो डेटा रीड करना है, तो आपका जो हेड है वो वो मूव करेगा फ्रॉम सेक्टर नंबर 1 से सेक्टर नंबर 98 पे। तो उस टाइम पे उसको जो मोमेंट, उस मोमेंट उसकी जो मोमेंट पे जो टाइम लगेगा उसको हम सीक टाइम कहते हैं। ठीक है, और विच इज इक्वल टू सीक डिस्टेंस। ऑब्वियसली टाइम जो है वो डिपेंड करेगा कि उसने डिस्टेंस कितना कवर करना है। तो अगर अगर वो सेक्टर जो है वो उसके करीब है जहाँ पे वो करंटली पॉइंट कर रहा है, तो उसको कम टाइम लगेगा। अगर वो सेक्टर जो है करंट पॉइंट से बहुत ज्यादा दूर है तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो डिस्क स्केजलिंग में हम ये चाह रहे हैं कि जो रिक्वेस्ट आ रही हैं सेक्टर्स की रीडिंग की या राइटिंग की, वो उसमें हमारी जो हेड की मूवमेंट है वो कम से कम हो। ठीक है, तो ऑब्वियसली देयर आर मैनी सोर्सेज ऑफ डिस्क आईओ रिक्वेस्ट। डिस्क को बहुत सारे सोर्सेज में रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वेस्ट कर सकता है, उसने अपनी कोई फाइल रीड करनी है। सिस्टम प्रोसेस, यूजर प्रोसेस, ये सारे के सारे जो हैं ये कोई भी रिक्वेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं, आईओ रिक्वेस्ट। ओके, तो आईओ जो रिक्वेस्ट है वो इनपुट की हो सकती है, आउटपुट की हो सकती है। ठीक है, और तो अब उसमें अब जो रिक्वेस्ट है वो कुछ इस तरह से आ रही है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो रिक्वेस्ट आ रही है वो ये है। ये क्या है? ये है सेक्टर नंबर। सपोज 98 सेक्टर से हमने रीड करना है, फिर 183 से रीड करना है, फिर 37 से रीड करना है। तो बहुत सारी रिक्वेस्ट एट एट द सेम टाइम हमारे पास आ जाती हैं। ठीक है, मींस ऑब्वियसली मल्टी मल्टी प्रोग्राम सिस्टम है। ठीक है, तो देयर आर वेरियस प्रोग्राम्स जो कि साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अगर मल्टी प्रोसेसर्स आपके सिस्टम में लगे हुए हैं तो बहुत सारे प्रोसेसेस जो हैं वो मल्टीपल रिक्वेस्ट सेम टाइम पे सेंड कर सकते हैं। तो उनकी रिक्वेस्ट, एक प्रोसेस की रिक्वेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल उसने 98 सेक्टर नंबर से रीड करना है, दूसरे की है 183 से रीड करना है, थर्ड थर्ड कह रहा है कि मैंने 37 सेक्टर नंबर से रीड करना है, एंड सो ऑन। इस तरह से करंटली आपका जो पॉइंट है, हाइट पॉइंटर, वो 53 सेक्टर नंबर पे पॉइंट कर रहा है। तो हम किस तरह से रिक्वेस्ट को डील करेंगे? आइडिया इसके हमने जो सीक डिस्टेंस है उसको मिनिमाइज करना है। सीक डिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर आपके पास अगर हम बात करें, हमारे पास सेक्टर नंबर 1 से लेकर सपोज सेक्टर नंबर 199 तक हैं, या 0 से 199 तक, इतने सेक्टर्स, 200 सेक्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। ओके, अब सेक्टर नंबर यहाँ पे ये 5 है, ये सेक्टर नंबर 10 है, एंड सो ऑन। सेक्टर नंबर 53 यहाँ पे कहीं पे है, एंड सो ऑन। वहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 183 है, एंड सो ऑन।
तो करंटली अगर आपका पॉइंटर हेड पॉइंटर जो है वो यहाँ पे मूव कर रहा है, ठीक है, और आपके पास दो रिक्वेस्ट आ जाती हैं 98 और 37 की सपोज। तो अब हमने बेसिकली हमारी हेड की मूवमेंट होनी है 53 से, अगर 98 पे जाना है हमने, 98 सपोज यहाँ पे है, तो हमने 53 से यहाँ से मूव करना है 98 के ऊपर। तो हमारा हेड जो है मूव किया 53 से 98 के ऊपर। अब अगर हमने 37 पे जाना है तो हमारा करंट पॉइंटर जो है वो 98 पे है, 37 इज समवेयर हियर, ठीक है, और वहां पे हमने मूव करना है, तो यहाँ से हम यहाँ पे मूव करेंगे। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि हमारी जो हेड की मूवमेंट है, जो सीक डिस्टेंस है, ठीक है, वो कितना होगा, वो होगा अगर हम 53 से माइनस करें 98 और उसका मोड ले लें ताकि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाए, और फिर 98 से हम माइनस करेंगे 37, ठीक है, और इन दोनों को हम ऐड करेंगे। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो जो वैल्यूज आएंगी, अगर हम इसमें से इसको माइनस करें, ठीक है, तो ये 45 आता है प्लस, अगर हम इसको इसमें से माइनस करें तो ये हमारे पास 61 आता है, और अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमारे पास 106 आ जाता है, ठीक है। तो 106 सीक डिस्टेंस है। तो क्या हमारा ये डिस्टेंस जो है वो मिनिमम है या मैक्सिमम है या क्या है, या ऑप्टिमल है, जितना हम कम से हम कम मूव कर सकते हैं। तो ये केस था, ये जो भी हमने मैंने बात डिस्कस की है, ये एल्गोरिथम डिस्कस किया है, ये है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का मतलब ये है कि आपका जो हेड है जहाँ पे पॉइंट कर रहा है करंटली, उसके बाद आपने देखना है कि आपके पास पहली रिक्वेस्ट कौन सी आई है, तो आप वहां पे चले गए। उसके बाद आपने जहाँ पे देखना है कि दूसरी रिक्वेस्ट कहाँ पे आई है, आप वहां पे चले गए, ठीक है। हो सकता है इसके बाद रिक्वेस्ट आए 183 की, तो आप वहां पे चले जाएंगे, 183 समवेयर है, ठीक है, तो आप यहाँ पे चले गए, ओके। उसके बाद अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है 14, तो आप यहाँ पे चले गए 14 के ऊपर। तो अगर आप इस तरह से जिग जैग मूव कर रहे हैं, ठीक है, हेड आपका इस तरह से मूव कर रहा है, तो आपका जो सिक्स डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये मैक्सिमम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर ये ज्यादा होगा सीक डिस्टेंस, तो आपका ये सीक डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो ये अच्छी चीज है या बुरी चीज है, क्यों? हसन अब्बास, सीक डिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? सीक डिस्टेंस जो है वो कम होना चाहिए, क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा हेड की मूवमेंट होगी, हेड जितनी ज्यादा मूव करेगा, उतना ज्यादा टाइम लगेगा। अभी हमने देखा है कि सीक टाइम जो है, वो सीक टाइम जो है वो नियर अबाउट इक्वल टू है सीक डिस्टेंस के, या प्रोपोर्शनेट है सिक्स सीक डिस्टेंस के। प्रोपोर्शनेट का मतलब ये है कि अगर सीक डिस्टेंस ज्यादा होगा तो सीक टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो जितना हम चाहते हैं कि कम से कम टाइम लगे, जितना ज्यादा टाइम लगेगा हमारी डिस्क एफिशिएंसी उतनी कम होगी, ठीक है। तो हम चाहते हैं सीक डिस्टेंस कम से कम हो, तो सीक डिस्टेंस कम से कम, सीक टाइम अगर कम से कम चाहिए तो सीक डिस्टेंस भी कम से कम होना चाहिए। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के केस में अगर आपने दो रिक्वेस्ट को फुलफिल किया और आपका सीक डिस्टेंस निकला है 106, हालांकि आप ये रिक्वेस्ट इस तरह से भी फुलफिल कर सकते थे कि 53 पे हैं आप 37 पे पहले चले जाते, 37 से फिर आप जो है वो 98 पे मूव कर जाते, ठीक है। इस तरह से भी आप ये चीज, इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो इट्स ऑल डिपेंड्स कि आप जो है वो आपका एल्गोरिथम क्या कहता है, ठीक है। तो अभी हम एक इनपुट लेते हैं, इनपुट लिस्ट लेते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली हम देखते हैं कि हमारा ये एल्गोरिथम जो है वो किस तरह से बिहेव करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह से है। तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट मेंशन कर देता हूँ। तो हमारे पास इस तरह से सेक्टर नंबर है 0 से 199 तक, ठीक है। हमारा हेड करंटली जो है वो 53 के ऊपर है, ठीक है। और उसके बाद हमने जो है वो हमारे पास लिस्ट है 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67, ठीक है। हमारे पास ये लिस्ट है। तो सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के केस में अगर ये वाला एल्गोरिथम हम रन कर रहे हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है, तो सबसे पहले हमने कहाँ जाना है 98 के ऊपर, तो 98 समवेयर हेयर, ठीक है, तो हम 58 से 98 पे मूव कर जाएंगे यहाँ पे। फिर हमने 183 पे जाना, 183 इज समवेयर हेयर, 183 हम इधर मूव करके,
यहाँ पे। ओके, यहाँ पे हम पहुंच गए। फिर हमने जाना 37 पे, 37 इज समवेयर हेयर, तो हम यहाँ पे मूव कर गए। ठीक है, उसके बाद हमने जाना 122, 122 इज समवेयर हेयर, 122 यहाँ पे है, हम यहाँ पे मूव कर गए। उसके बाद 14 है, 14 जो है वो यहाँ पे है, सपोज ये 14 है, तो हम यहाँ पे मूव कर गए। उसके बाद हमने जाना है 124 पे, 124, वो 124 यहाँ पे है, यहाँ पे 120 के बाद यहाँ पे, तो हम यहाँ पे चले गए। उसके बाद 65 है, 65 इज समवेयर है, 67 इज समवेयर है, तो यहाँ पे हमने जाना है 65 पे, फिर 67 पे जाना है हमने, 67 यहाँ पे। ओके, तो हमारा हेड जो है वो इस तरह से मूव किया है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। तो जैसे जैसे हमारा हेड मूव किया है, हमने ये सारा का सारा डिस्टेंस जो है वो सीक डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो सीक डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? सीक डिस्टेंस जो है वो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे कि पहली वैल्यू जो हेड जहाँ पे मूव कर पॉइंट कर रहा था, उसमें से हम पहली वैल्यू माइनस कर देंगे 98। ठीक है, इसमें प्लस करेंगे, फिर हम दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू माइनस करेंगे 98 माइनस, सॉरी 183, 183 माइनस 98, इसका मॉड लेंगे प्लस, ताकि वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाए। 37 माइनस 98, इसमें से ये माइनस कर देंगे 183, 122 माइनस 37, इसमें से ये माइनस करेंगे, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे, फिर इसमें से ये माइनस करेंगे एंड सो ऑन। तो इस तरह से हमारे पास जो है वो जो भी वैल्यूज आएंगी उन सबको हमने ऐड करना है, तो वो हमारा सीक डिस्टेंस होगा। ठीक है, तो इसने जो सीक डिस्टेंस निकाला है वो इसके अकॉर्डिंगली फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की पॉलिसी के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो सीक डिस्टेंस आता है वो है 640, 640 हमारे पास सीक डिस्टेंस है। तो जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा, तो सीक टाइम भी इसमें ज्यादा लगेगा। ठीक है, अब हम एक और एल्गोरिदम देख लेते हैं। ठीक है, एक और एल्गोरिदम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम चेक करते हैं कि क्या हमारा ये सीक डिस्टेंस कम हो सकता है। नेक्स्ट एल्गोरिदम है शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट कहता है कि आप करंटली आपका हेडर जहां पे पॉइंट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल 53 यहाँ पे है, तो आपके पास लिस्ट है 98, 183, 37, 122, 14, 124, 65, 67, आपके पास ये लिस्ट है। इस तरह से आपने रीडिंग राइटिंग करनी है इन सेक्टर से डिस्क के। तो शॉर्टेस्ट सीक टाइम ये कहता है कि आप करंटली जिस जिस लोकेशन पे हैं, जिस सेक्टर नंबर पे हैं पे हम, उसका आपने डिस्टेंस देखना है कि किसके साथ मिनिमम आ रहा है। शॉर्टेस्ट, शॉर्टेस्ट का मतलब ये है सबसे मिनिमम सीक टाइम फर्स्ट, जिसका डिस्टेंस इसके साथ सबसे मिनिमम आ रहा है 53 का, वहां पे आपने मूव करना है। तो 53 का डिस्टेंस किसके साथ सबसे मिनिमम आ रहा है इस लिस्ट में से? सर 65 के साथ। 65 के साथ। तो इसका तरीका ये देखने का कि आप 53 से एक इमीडिएट कोई नेक्स्ट वैल्यू देखें और एक इमीडिएट इससे कोई प्रीवियस वैल्यू देखें। तो इससे इमीडिएट नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे तो 65 आएगा, और इससे इमीडिएट प्रीवियस वैल्यू देखें तो वो 37 आता है। इन दोनों के साथ आप इसका डिफरेंस ले रहे हैं, तो आप 65 इसका जो है ना, इसमें से ये डिस्टेंस आता है 7, और अगर हम इसके साथ डिस्टेंस तो ये तो 16 आता है, तो ये डिस्टेंस सबसे कम है। तो हम मूव करेंगे 53 से 65 के ऊपर, 65 इज समवेयर हेयर, हम 65 के ऊपर मूव कर देंगे। अब हमने 65 के ऊपर देखना है कि 65 जो है वो हो गया, इसको काट देंगे, ये इसकी हमने रिक्वेस्ट फुलफिल कर दी है। फिर हमने 65 से मूव करना है किसी और डिस्टेंस के ऊपर, तो मिनिमम है 67। तो 65 से अगर हम 67 पे मूव करें तो हम
हम यहाँ पे सिर्फ 2 डिस्टेंस के साथ यहाँ पे मूव कर सकते हैं। अब हम करंटली हैं 67 के ऊपर। 67 से मिनिमम डिस्टेंस जो है वो कौन सा है? 67 भी हो गया। आपने 67 से इमीडिएट जो नेक्स्ट वैल्यू बनती है वो बनती है 98। 98 से इसका डिफरेंस ले लें, ठीक है, और प्रीवियस वैल्यू बनती है 37। 37 से इसका डिफरेंस ले रहे हैं, 37 से इसका डिफरेंस लें तो ये 30 आता है। 67 का 98 से डिफरेंस ले तो 31 आता है। तो 37 मिनिमम है। तो हम क्या करेंगे, हम 37 पे मूव कर जाएंगे। तो यहाँ से मूव करेंगे 37 के ऊपर। अब 37 जो है वो भी हो गया, इसको भी काट दिया। 37 के बाद हमने कहाँ पे मूव करना है? 31 से जो मिनिमम वैल्यू है जो वो है 14, और इससे जो अपर वैल्यू है वो है हमारे पास 98। तो 14 के साथ इसका डिस्टेंस जो है वो कम आता है, तो हम 14 पे चले जाएंगे। तो 14 भी हो गया, 37 हो गया, 14 हो गया, 65। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हम 37 पे हैं। 37 से अगर हम ऑनवर्ड देखें तो अब 98 आ रहा है, 183 आ रहा है, 122, 124 आ रहा है। तो हम सिंपल जो है वो इस तरह से मूव कर सकते हैं कि हम अब 98 पे मूव करेंगे। यहाँ से 14 से 98 पे मूव कर गए। आगे 124 पे मूव करना पड़ेगा, 124 पे मूव कर 122 पे मूव करना पड़ेगा, 122 पे मूव करके फिर 124 पे मूव करना पड़ेगा, 124 पे मूव कर गए। ठीक है, फिर 183 पे मूव करना पड़ेगा, 183 पे मूव कर गए। तो इस केस में इसका सीक टाइम अगर हम निकालते हैं, ठीक है, सीक डिस्टेंस निकालते हैं, तो सीक डिस्टेंस इसका किस तरह से निकलेगा? सीक डिस्टेंस इसका इस तरह से निकलेगा कि आप एक ये वाली वैल्यू ले लें, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक वैल्यू ले लें। तो ये है हमारे पास 67। तो 67 माइनस 53 कर लें आप। फिर आगे ये वाला कंप्लीट डिस्टेंस ले लें, ये है 67 से 14 माइनस कर रहे हैं आप। फिर एक ये आप कंप्लीट डिस्टेंस ले लें, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो 14 से आपने 183 माइनस कर देना है। तो इन सबको आपने ऐड करना है, ठीक है। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 232, राउंड अबाउट 236। तो 236 का आंसर आया। तो इसका मतलब ये है कि सीक डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट का जो सीक डिस्टेंस है वो है 236, जबकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो सीक डिस्टेंस है वो है 638। तो कौन सा अच्छा एल्गोरिदम है, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व? सर फर्स्ट शॉर्टेस्ट सीक सीक एल्गोरिथम। टाइम फर्स्ट, क्यों, इसकी रीजन क्या है? सर हमें डिस्टेंस कम कवर करना पड़ रहा है और हम जल्दी पहुंच जाते हैं अपने एग्जैक्ट लोकेशन पर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो अगर हम डिस्टेंस कम कवर करेंगे तो हमें टाइम भी कम लगेगा, ठीक है। तो लेट्स टेक अनदर एल्गोरिदम, उसकी एग्जांपल लेते हैं, वो है स्कैन एल्गोरिदम। ये स्कैन एल्गोरिदम क्या कहता है? स्कैन एल्गोरिदम ये कहता है, ये भी स्केजुलिंग एल्गोरिदम है, डिस्क स्केजुलिंग एल्गोरिदम है। याद रहे कि हम सारे के सारे डिस्क स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। हम अपनी रिक्वेस्ट को स्केड्यूल कर रहे हैं, ठीक है, कि स्केजुलिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम सीक टाइम लगे, तो उसका डिपेंडेंसी जो है वो सीक डिस्टेंस पे है। तो हम चाह रहे हैं कि कम से कम सीक डिस्टेंस लगे ताकि हमें मूव करने में कम से कम टाइम लगे, ओके। तो करंटली हमारा अगर हेडर जो है वो 53 पे है और हमारे पास ये लिस्ट है। ये हमारे पास लिस्ट है। स्कैन कहता है, स्कैन कहता है कि आपने इस रिक्वेस्ट को इनको नहीं देखना, ठीक है। आपने स्कैन में आपको गिवन होगा कि आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है या आपने राइट टू लेफ्ट मूव करना है। अगर फॉर एग्जांपल आपने राइट टू लेफ्ट मूव करना है, सपोज राइट टू लेफ्ट मूव करने का मतलब ये है कि आपने ये राइट है, आपने इस तरफ मूव करना है, तो आप इस तरफ मूव करना शुरू कर दें। सबसे पहले इस तरफ जो रिक्वेस्ट आएगी आप उसको फुलफिल कर दें। जैसे 37 है, वो सबसे पहले आ रहा है इधर से, आपने उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दिया। फिर आप चलते जाएं, यहाँ पे कहीं पे 14 है, 14 आ गया, उसकी रिक्वेस्ट को आप फुलफिल कर दें, चलते जाएं, यहाँ पे आप 0 पे पहुंच गए, ठीक है। तो आपने एक दफा राइट टू लेफ्ट मूव करना शुरू कर देना ऐसे,
तो जो भी रिक्वेस्ट फुलफिल होती जा रही है 37 उसको काट दें, 14 होगी या उसको काट दें, आप आगे मूव करते जाए, आपने 0 तक मूव करना है। ठीक है, जब आप 0 पे पहुंच गए फिर आप यहाँ से रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देना है। फिर आपके पास जो भी रास्ते में आपके पास रिक्वेस्ट आएगी आप उसको फुलफिल करते जाएं। तो 53 तक तो कोई भी रिक्वेस्ट नहीं आएगी, आगे 65 आ गया तो 65 की रिक्वेस्ट फुलफिल कर दें, फिर 67 की रिक्वेस्ट फुलफिल कर दें, यहाँ पे 67 आ गया। ठीक है, 65 हो गया, 67 हो गया, फिर यहाँ पे 98 आ गया, उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दें। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास 122 आ गया, 122 की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दें। 124 आ गया, 124 की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दें। 183 आ गया, 183 की रिक्वेस्ट को फुलफिल कर दें। ओके, तो ये है स्कैन। स्कैन जो है वो सिर्फ एक एक तरफ पहले एक डायरेक्शन में चलता है, पूरी दूसरी डायरेक्शन में चलता है, और जितनी भी रिक्वेस्ट होती हैं वो इन 2 डायरेक्शन में मूव करते हुए सारी की सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देता है। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व इस वजह से वर्ष था कि वो कभी इधर मूव करता था, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर। तो जिग जैग जब चलता है तो आपके पास ज्यादा टाइम लगता है, इसको भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी, इसको भी। तो अब आप उस केस में उसके कन्वर्सली आप स्कैन को देखें, स्कैन सिर्फ एक दफा इधर मूव करेगा और एक दफा इधर मूव करेगा, तो सारी की सारी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर देगा। ठीक है, तो इसका अगर आपने सीक टाइम निकालना है, सीक टाइम या सीक डिस्टेंस, ठीक है, तो आप जो है वो बेसिकली 50 हेड से आपने माइनस कर देना है 0 को, प्लस आपने 0 से हाईएस्ट वैल्यू जो है वो है 183, तो वो आपने यहाँ पे लिख देनी है हाईएस्ट वैल्यू। तो आपके पास हेड जो है वो 53 है, तो 53 ऐड करेंगे आप 183 में, तो आपके पास आंसर आएगा 236। ओके, तो इसका जो सीक डिस्टेंस है स्कैन का वो 236 होगा। ठीक है, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। एक और एल्गोरिथम है वो है सी स्कैन। सी स्कैन एल्गोरिथम जो है वो क्या कहता है, उसकी एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 53 है, यहाँ पे 37 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 65 है, 67 है, यहाँ पे हमारे पास 98 है, 122 है, 124 है, 183 है। ये टोटल 10 से 199 तक है। ओके, तो सबसे पहले सी स्कैन जो है, सी स्कैन ये कहता है कि आपने इसमें भी लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट आपने मूव करना है। सपोज मैं इस केस में लेफ्ट टू राइट मूव करता हूँ, ये भी गिवन होगा आपको। एक आपको हेडर गिवन होगा कि हेड कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, और आपको एक लिस्ट गिवन होगी जिसको आपने, जिस रिक्वेस्ट को आपने फुलफिल करना है वो रिक्वेस्ट लिस्ट होगी। ठीक है, और आपको बताया जाएगा कि आपने लेफ्ट टू राइट मूव करना है या राइट टू लेफ्ट मूव करना है। ओके, तो आपने अब लेफ्ट टू राइट मूव करना है, यानी कि इस डायरेक्शन में आपने मूव करना है। ये लेफ्ट है आपका, ये राइट है। ओके, तो सबसे पहले आपने इस डायरेक्शन में मूव करते जाना है, और जो भी रिक्वेस्ट आती जाएगी उसको आपने फुलफिल करते जाना है। इसको फुलफिल कर दिया, उसके बाद 67 को फुलफिल कर दिया, फिर 98 को फुलफिल कर दिया, फिर 122 को फुलफिल कर दिया, फिर 124 को फुलफिल कर दिया, फिर 183 को फुलफिल कर दिया, एंड सो ऑन। फिर आपने एंड तक जाना है, यानी कि 199 तक जाना है, यहाँ तक चले गए। अब आपने इस डायरेक्शन में वापस इस तरफ मूव नहीं करना, बल्कि इसके इक्विवेलेंट आपने ऐसे एक डॉटेड लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, और यहां से फिर आपने स्टार्ट करना है दोबारा, यहाँ से, यानी कि स्टार्ट आपने 0 से करना है। आपने ऐसा ही अज्यूम करना है जैसे कि एक सर्कुलर टाइप की चीज है, और जैसे ये एंड पे पहुंची तो वो राउंड करके आप जो है वो दूसरे एंड पे पहुंच गई। तो ये इसको आपने कैलकुलेट नहीं करना। क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि जब जब आप यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे, तो आपने अज्यूम करना है कि आप 0 पे पहुंच गए हैं दोबारा, तो आपने यहाँ से स्टार्ट करना है। अब आपने जो भी रिक्वेस्ट लिस्ट अभी रहती है उसको आपने फुलफिल, 14 है तो 14 को आपने उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है, फिर 37 है 37 की रिक्वेस्ट को फुलफिल करना है, दैट्स इट। तो आपके पास जो टाइम लगेगा, एक ये टाइम है और एक ये टाइम है। तो सीक टाइम जो है आपका, या सीक डिस्टेंस, वो होगा 53 माइनस 199, 199 होगा। ठीक है, क्योंकि आपने एंड तक जाना है, प्लस 0 माइनस 37।
इन दोनों को अगर आप माइनस करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो ये आता है 183। तो सी स्कैन जो है वो उसका जो सीक डिस्टेंस है वो 183 आता है, जबकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो सॉरी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो डिस्टेंस आता था वो 640 था, ठीक है। और इसके अलावा हमने जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का जो डिस्टेंस आता है वो 640 आता है। शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट का जो डिस्टेंस आता है वो 228 आता है शायद, 232 आता है शायद। और इतना ही डिस्टेंस जो है वो स्कैन का आया था। और इसका जो डिस्टेंस आया सी स्कैन का वो है 183। तो सबसे बेस्ट जो है यहाँ पे लग रहा है कि सी स्कैन है, क्योंकि इसका जो सी डिस्टेंस है वो कम से कम है। तो स्कैन और सी स्कैन में आपको डिफरेंस पता चल गया, स्कैन और सी स्कैन में डिफरेंस क्या होता जी सर। है। ओके सर तो एक स्कैन का बता दें कि उसका डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फार्मूला क्या होगा? स्कैन जो है वो बेसिकली आपने एक तरफ इस तरफ मूव करना है और फिर आपने इस तरफ मूव करना है। तो आपने ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना और फिर ये वाला कर लेना, तो आपके पास ये स्कैन का डिस्टेंस आएगा। जबकि सी स्कैन की बात करें तो सी स्कैन में हमारे पास जो डिस्टेंस है वो एक दफा इस तरह से एरो होगा और फिर एक एरो जो है वो यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगा। तो ये दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम डायरेक्शन होगी स्कैन सी स्कैन के केस में, ठीक है। जबकि स्कैन में इस तरह नहीं होगा। स्कैन में अगर इस तरफ जा रहे हैं पहले, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं, तो फिर लेफ्ट टू राइट भी आ पाएंगे, ओके, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वेस्ट लिस्ट, ओके। जबकि सी स्कैन में आप इस तरह से ही मूव करेंगे, पहले इस तरफ मूव करेंगे फिर इस तरफ मूव करेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो इसका जो जी। फॉर्मूला है वो ये है कि आप ये हेड है आपका, तो हेड में से आप जीरो माइनस कर लें तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। और फिर जीरो से आप हाईएस्ट वैल्यू जो है वो माइनस कर दें तो आपके पास ये वाला डिस्टेंस आ जाएगा। इन दोनों को आप ऐड कर दें, ठीक है। तो ये आपके पास फॉर्मूला है, हेड माइनस जीरो प्लस जीरो माइनस हाईएस्ट वैल्यू, इन दोनों को आप ऐड कर दें तो ये सिक डिस्टेंस है स्कैन के केस में। आपके सी स्कैन के केस में आपने हेड माइनस 199 जो कि आपका मैक्सिमम सेक्टर नंबर है उस तक आपने जाना है। फिर आपने जीरो से आपने इस वैल्यू तक जाना है जो कि आपकी हेड से बिलो है, ठीक है, बिलो हेड। तो ये इन दोनों को आपने ऐड कर देना है तो आपके पास दोनों का डिस्टेंस आ जाएगा। इस तरह से और भी एल्गोरिदम्स हैं। इसके अलावा हमारे पास एक दो एल्गोरिदम्स और भी हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लुक एंड सी लुक। तो काइंडली इन दोनों एल्गोरिदम्स को देख लीजिएगा। ये एल्गोरिदम्स कौन किसके एल्गोरिदम्स हैं, किस चीज के एल्गोरिदम्स हैं ये जो भी हमने डिस्कस किए हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये डिस्क स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं। डिस्क की स्केजुलिंग स्केजुलिंग तो हमने उसमें भी की है, प्रोसेस स्केजुलिंग भी की है, ठीक है। तो प्रोसेस स्केजुलिंग में भी हमने देखा है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हमने देखा था, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट देखा था, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग जॉब फर्स्ट देखा था हमने, ठीक है। फिर हमने राउंड रॉबिन देखा था। तो ये प्रोसेस स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं। जबकि ये वाले जो एल्गोरिदम है ये डिस्क स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है। तो ये डिस्क स्केजुलिंग एल्गोरिदम, जिसमें हमने स्कैन भी देखा है, सी स्कैन भी देखा है, ठीक है। इसके बाद आपने लुक देखना है, लुक और सी लुक। तो ये सिक्स एल्गोरिदम जो हैं ये हमारे पास डिस्क स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स हैं, ओके। तो ये छह के छह एल्गोरिदम जो हैं वो आप देख लीजिएगा इसको अच्छे तरीके से, इसकी स्लाइड्स पे भी मेंशन है। और मैंने जो आपके साथ शॉर्ट नोट्स जो हैं वो जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी के हैं वो जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं हैंडआउट्स, उसमें भी इसका एक एक जो है वो एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है, ठीक है। मैं उसको ओपन कर ही लेता हूँ। ये हैंडआउट्स हैं आपके पास वीयू के?
किसके सर? ये जो मैंने हैंडआउट्स अपलोड किए हुए ये आपने डाउनलोड कर लिए हुए थे या यस आप सर। अगले या कुछ जी स्टूडेंट्स अगले सर। या कुछ स्टूडेंट्स अगले सेमेस्टर में करेंगे? ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट था उसका। ये दूसरे पार्ट में मैं देखता हूँ कि हमारे पास जो डिस्क स्केजुअलिंग एल्गोरिथम्स हैं वो बिल्कुल एंड के ऊपर हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये लुक की एग्जांपल है, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। ये हमारे पास स्कैन की एग्जांपल है, तो ये मैंने अभी आपको करवा दी है डिस्क स्केजुअलिंग एल्गोरिथम्स ये किस तरह से वर्क करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको बेसिकली स्पेस एलोकेशन की जो मेथड्स हैं वो बताऊंगा कि स्पेस एलोकेशन मेथड्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरह से हम स्पेस को एलोकेट करते हैं, ठीक है। तो लेट्स टेक इट्स एग्जांपल्स। दिस जी, स्पेस एलोकेशन का मतलब क्या है? स्पेस एलोकेशन का मतलब ये है कि आपके पास फॉर एग्जांपल हार्ड डिस्क है, ठीक है। मैं इस तरह से एक सिलेंडर की शेप में आपको हार्ड डिस्क दिखा रहा हूँ। इसके ऊपर डिफरेंट सेक्टर्स हैं, इस तरह से देयर आर डिफरेंट सेक्टर्स। ये सेक्टर नंबर 1 है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। ओके, डिफरेंट सेक्टर्स हैं हमारे पास। मेरे पास एक फाइल है, फाइल 1। इसको मैंने ये एक सेक्टर जो है हमारे पास, एक सेक्टर जो है, ये एक सेक्टर, यहाँ पे हम 1 KB का डेटा स्टोर कर सकते हैं, 1 KB का एक सेक्टर के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि जो सेक्टर साइज है वो क्या है, 1 KB। फाइल है वो फाइल है 5 KB की। आप मुझे ये बताएं कि इस फाइल को कितने सेक्टर्स लगेंगे सेव करने के लिए? हाउ मेनी सेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू सेव दिस फाइल? सेक्टर, एक सेक्टर का साइज है 1 KB और फाइल का साइज है 5 KB। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा आपको? जी मुश्रा। नो मैरी, सर। मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि एक फाइल है उसका साइज है 5 KB। अब फाइल जो है वो कहाँ पे स्टोर होती है? डिस्क के ऊपर, ये डिस्क है। और डिस्क का जो बेसिक यूनिट है रीडिंग राइटिंग का वो है एक सेक्टर। हम एक सेक्टर रीड कर सकते हैं या एक सेक्टर राइट कर सकते हैं। सेक्टर का साइज है 1 KB, एक 1 KB है। तो आप ये बताएं कि 5 KB की फाइल जो है वो एक सेक्टर में सेव हो जाएगी? सर अगर सेक्टर का साइज 1 KB है तो 5 KB तो नहीं सेव हो सकेगी। नहीं सेव होगी। तो इसका मतलब ये है कि एक फाइल जो है उसको सेव करने के लिए मल्टीपल सेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी, ऐसे ही है? हो सकता है 2 की जरूरत पड़े, 4 की जरूरत पड़े, 10 की जरूरत पड़े। तो 5 KB यस के सर। केस में 5 KB के केस में कितने सेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी? सर 5 5। की। 5। वो 5 कैसे आया? नंबर ऑफ सेक्टर्स अगर आपने निकालने हैं, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये है कि आप फाइल साइज लें और उसको डिवाइड और कर दें उसको सेक्टर सिंगल क्लिक। साइज से। तो फाइल फाइल के बी 5, इसका साइज है 5 KB फाइल का, और सेक्टर का साइज है 1 KB। तो ये आपस में कट जाएंगे तो आंसर आएगा 5। तो नंबर ऑफ सेक्टर्स जो हैं वो इस फाइल के केस में 5 होंगे। अब इस फाइल को सेव करने के लिए, फाइल 1 को सेव करने के लिए हमें 5 सेक्टर्स की जरूरत है, ठीक है। तो हम देखना चाह रहे हैं फाइल एलोकेशन मेथड्स, कि फाइल को किस तरह से एलोकेट करें। जैसे हमने कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन देखा था, फिर नॉन कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन देखा था, अब हम बात कर रहे हैं स्पेस एलोकेशन की। तो स्पेस जो है ये, इसको फाइल एलोकेशन भी कहते हैं या स्पेस एलोकेशन कहते हैं। तो स्पेस का मतलब ये है कि समथिंग इज रिटन परमानेंटली। ओके, स्पेस एलोकेशन जो है हम करना चाह रहे हैं, तो मुझे कौन कौन से सेक्टर्स इसको एलोकेट करना चाहिए? उसका एक मेथड तो ये हो सकता है कि मैं इसको पहला सेक्टर एलोकेट कर दूं, दूसरा सेक्टर एलोकेट कर दूं, तीसरा सेक्टर एलोकेट कर दूं, चौथा और पांचवा। तो कंटिगुअस 5 इसको कंटिगुअस एलोकेशन के थ्रू, कंटिगुअस स्पेस एलोकेशन जो है उसके थ्रू मैं ये मैकेनिज्म अप्लाई करूं, कंटिगुअस स्पेस एलोकेशन मेथड।
ये वाली स्ट्रेटजी अप्लाई करूं। और इसमें मैं बता दूं कि ये 5 सेक्टर जो हैं वो कंसेक्टिव 5 सेक्टर जो हैं वो मैंने इस फाइल को एलोकेट कर दिए हैं, ठीक है। तो मुझे कैसे पता चलेगा, मुझे क्या चीजें स्टोर करनी पड़ेंगी कि मुझे पता चल जाए कि फाइल 1 जो है वो कौन कौन से सेक्टर्स में स्टोर है इन केस ऑफ कंटिगुअस स्पेस एलोकेशन मेथड। सर सॉरी टू इंटरप्ट। जी सर मेरा ना असल में कंप्यूटर नेटवर्क्स की लैब का फाइनल हो रहा है, तो मैं अगर ये क्लास इम्पोर्टेंट नहीं है तो सर मतलब बिकॉज मैं भी आप ये जा फाइनल सकते अटेम्प्ट कर रहा था। हैं, आप जा सकते हैं, आप ये बाद में सुन लीजिएगा, रिकॉर्डेड लेक्चर है ये, ठीक है। ठीक है सर, मतलब इसमें कोई क्विज वगैरह तो नहीं होना इस तरह? नहीं 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 चलें, थैंक यू सर। अगर फाइनल ना होता मैं जरूर अटेंड कर लेता। नहीं, इट्स ओके, इट्स अप टू यू। ओके, ओके सर, थैंक तो मैंने, मेरा ये क्वेश्चन है कि अगर मैंने इस फाइल को, ये जो फाइल है इसको मैंने 5 इसको मैंने 5 सेक्टर्स एलोकेट कर दिए हैं कंटिगुअस। याद रहे कि मैं कंटिगुअस स्पेस एलोकेशन मेथड की बात कर रहा हूँ। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे क्या चीज सेव करने की जरूरत है ताकि मैं कल को मुझे पता चल जाए कि फाइल 1 जो है वो कौन कौन से सेक्टर्स में स्टोर है। जी, क्या चीजें मुझे स्टोर करने की जरूरत है कि फाइल एलो 1 जो है उसके कितने सेक्टर्स हैं, कौन कौन से सेक्टर्स हैं। अगर हम मेमोरी की बात करें, जब मेमोरी में एक प्रोसेस जो है वो सेव होता था, ठीक है, कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन जब हम बात करते थे कि एक प्रोसेस जो है वो मेमोरी में इस जगह पे सेव है, तो हमें उस क्या क्या चीज़ें जो है वो स्टोर करते थे पता चलाने के लिए कि वो प्रोसेस मेमोरी में किस जगह पे स्टोर है। सर उसका बेस एड्रेस और उसका उसका लिमिट बेस, कितने तक जा रहा है। एग्जैक्टली उसका बेस और इसका लिमिट। तो ये मेमोरी के केस में था, बेस और लिमिट एड्रेस। कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन के केस में बेस और लिमिट स्टोर कर रहे थे। अब कंटिगुअस स्पेस एलोकेशन के केस में हम क्या करेंगे, क्या चीजें स्टोर करेंगे जी, क्या करनी चाहिए। सर इसमें भी ऐसे ही कुछ होगा कि क्या स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और स्टार्ट एंड कहाँ से हो कहाँ रहा पे है, हो रहा है। तो स्टार्टिंग सर स्टार्टिंग सेक्टर जो है उसका उसका नंबर लिख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टार्टिंग सेक्टर जो है वो है सेक्टर नंबर 1, ठीक है। और क्या सेव करने की जरूरत है, फाइल 1 जो है उसको बता दिया है कि आप सेक्टर नंबर 1 से आपका जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है। फिर और उसने 5 सर केबी का उसका डेटा एंड जो पे है, यहाँ तक जा रहा है। एंड एंड मतलब एंड के आगे हम किस एंड सेक्टर, लिमिट उसकी कौन सी है। हाँ तो सेक्टर सेक्टर नंबर्स लिख सकते हैं या नंबर ऑफ सेक्टर्स लिख सकते हैं कि उसके नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं। नंबर ऑफ सेक्टर्स, तो नंबर ऑफ सेक्टर्स इसके हैं 5, तो यहाँ पे 5 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर फाइल का हम इस तरह से सेव कर सकते हैं कि वो फाइल जो है वो 1 से स्टार्ट हो रही है, मतलब जो उसका पहला इंडेक्स है, पहला सेक्टर है वो 1 है, और उसके आगे उसके 5 सेक्टर्स हैं, तो 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम सेव कर सकते हैं। अगर एक फाइल है फाइल 2 और उसको 2 सेक्टर्स चाहिए और उसका स्टार्टिंग सेक्टर है 11, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा 2। तो इसका मतलब ये है कि सेक्टर नंबर 11 और सेक्टर नंबर 12 जो है ये 2 कंटिगुअस सेक्टर्स जो हैं वो बेसिकली फाइल 2 के लिए एलोकेट किए हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको कोई मसले नजर आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स नजर आ रहे हैं आपको? नहीं, कि अगर ये वाली फाइल जो है ये फाइल 1 है, आगे मैंने ये फाइल 2 सेव की है, उसको 3 मैंने एलोकेट किए हैं। फिर आगे मैंने एक फाइल 4 सेव की है, उसको मैंने फिर 2 सेव की एलोकेट किए हुए हैं। फिर आगे मैंने एक फाइल जो है वो 5 सेव की है, उसको मैंने फिर 2 एलोकेट किए हैं। मेमोरी डिस्क फुल हो गई ना। जब डिस्क फुल होती है, आपने कोई फाइल राइट करनी हो तो आप क्या करते हैं जी, आपके मोबाइल में मेमोरी फुल हो गई है या आपके कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के ऊपर कोई भी अवेलेबल नहीं है, जगह रोम अवेलेबल नहीं है, तो आप क्या करते हैं, सर डाटा डिलीट करेंगे थोड़ा। डेटा डिलीट क्रॉपिंग करेंगे। करेंगे। डेटा डिलीट करेंगे, तो डेटा डिलीट कौन सा, फॉर एग्जाम्पल मैंने जो है ये वाली फाइल जो है, ये वाली फाइल 6 7 जो है इसको मैंने रिमूव कर दिया। 6 7 जो है यानी कि ये सेक्टर फ्री कर दिया, तो 6 7 8 ये सेक्टर फ्री हो गया मेरे पास, ये फ्री सेक्टर्स है। तो मैंने एक फाइल क्रिएट करनी है, ठीक है, फाइल नंबर सपोज 7 है, उसको 4 सेक्टर्स चाहिए।
क्या मैं 6 7 8 के साथ उसको सेव कर सकता हूँ फाइल नंबर 4 को, जिसको 4 सेक्टर्स नो चाहिए? सर। तो एक अभी भी स्पेस नहीं है, तो मैंने एक और डिलीट कर दी। मैंने ये वाली फाइल डिलीट कर दी, तो सेक्टर नंबर 11 भी फ्री हो गया, सेक्टर नंबर 12 भी फ्री हो गया। ठीक है, अब मैं इसको फाइल को एलोकेट कर सकता हूँ जी? जी सर। कर सकते हैं। सर अगर उसको फाइल, कंटिग्यूअस हाँ, स्पेस चाहिए फिर तो नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब ये हुआ जी कि सर। सेक्टर नंबर 6 भी अवेलेबल है, 7 भी अवेलेबल है, 8 भी अवेलेबल है, 12 भी अवेलेबल है, 11 भी अवेलेबल है, 5 सेक्टर अवेलेबल है। हमें 4 चाहिए थे, लेकिन फिर भी हम इस फाइल को सेव नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन। तो कंटिगुअस स्पेस एलोकेशन मेथड में ये प्रॉब्लम है कि ऑल्दो वी हैव स्पेस, हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, बट फिर भी हम उसको एलोकेट नहीं कर सकते। तो इसका सोल्यूशन क्या है फिर? बताएं। ये प्रॉब्लम आ गया है कि रियल लाइफ, इसका सोल्यूशन सोचें आप। सर हम नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी की तरफ, एलोकेशन की तरफ नहीं, मूव करेंगे। अभी इसी को ही सही करना है। नॉन कंटिगुअस के ऊपर अभी आते हैं, अभी इसी को ही सही करना है। ओके सर। तो इसमें क्या चेंजेस करनी पड़ेंगी बताएं। सर उसमें अब आई थिंक 9 और 10 था। 9 और हाँ। 10 पे उसको कंटिग्यूअस थी, तो सर हम अगर 9 वाले को उठा के 11 पे शिफ्ट कर दें वो तो कंटिग्यूअस ही रहेगा, और वहां हम्म से उसको भी कंटिग्यूअस मेमोरी मिल जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप कहते हैं कि शिफ्टिंग करें। शिफ्टिंग का मतलब ये है कि अगर आपके पास जहाँ पे जो 7 8 9, ठीक है, 6 7 ये हमारे पास अवेलेबल हैं। मैं इसको ग्रीन कलर में लिख देता हूँ। 7 6 7 और 8 अवेलेबल हैं। उसके बाद हमारे पास 9 है, 10 है, उसके बाद फिर हमारे पास 11 और 12 अवेलेबल है। तो हमारे हमें 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 हमने एक फ़ाइल बनानी थी, ठीक है, फाइल नंबर 7। उसको 4 सेक्टर्स चाहिए थे, लेकिन कंटिगुअस मेमोरी अवेलेबल नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसको बेसिकली इधर मूव कर सकते हैं, इसको इधर मूव कर दें, ठीक है, 10 को 12 के ऊपर और 9 को 11 के ऊपर मूव कर दें। तो बेसिकली 9 10 सेक्टर्स जो हैं वो हमने मूव कर दिए हैं 11 12 के ऊपर, ठीक है। तो हमने बेसिकली कॉपी कर दिया है 9 सेक्टर नंबर 9 को सेक्टर नंबर 11 पे, सेक्टर नंबर 10 को हमने सेक्टर नंबर 12 पे कॉपी कर दिया। इससे फायदा क्या हुआ है? इससे फायदा ये हुआ है कि जो सेक्टर नंबर 9 और 10 थे ये फ्री हो गए हैं। तो सेक्टर नंबर 9 भी अवेलेबल हो गया, 10 भी अवेलेबल हो गया, और 6 7 8 पहले ही अवेलेबल थे, ठीक है। तो ये कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन जो है हमें अवेलेबल हो गई है। चूंकि हमें इसमें 4 चाहिए थे, तो हम सिर्फ हमने इसको मूव करने के लिए, कंटिगुअस मूव करने के लिए हमें 2 शिफ्टिंग करनी पड़ी। तो 2 सेक्टर्स हमें कॉपी करने पड़े 2 नए सेक्टर्स के ऊपर। तो कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े इन टर्म्स ऑफ कि अगर सिंगल एक सेक्टर को अगर आप रीड करते हैं या राइट करते हैं तो वो एक ऑपरेशन काउंट होगा। तो कितने ऑपरेशंस आपको करने पड़े हैं इस केस में? जी, आपने इस फाइल के 4 सेक्टर्स राइट करने थे, तो 4 ऑपरेशंस ये हो गए, टोटल 8 होंगे। ठीक है। और आपने इसको रीड किया और यहाँ पे राइट किया। इसको रीड करने के ऊपर भी एक ऑपरेशन लगा, यहाँ पे राइट करने के लिए एक ऑपरेशन लगा, 2 ऑपरेशन हो गए। फिर इसको रीड करने के लिए एक ऑपरेशन और इसको राइट करने के लिए एक ऑपरेशन, तो 4 ऑपरेशन ये हो गए। तो 4 और 4 8 ऑपरेशन आपने परफॉर्म करने हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपके पास इस तरह का सिचुएशन आएगी, तो जरूरी नहीं है कि ये डिस्क फुल के केस में ही हो। आप सोच सकते हैं कि अगर डिस्क फुल नहीं भी होती तब भी ये केस आ सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। वो कैसे? वो कुछ इस तरह से कि फॉर एग्जांपल अगर ये वाली जो पहली फाइल है, इसको इसको 5 सेक्टर्स हमने एलोकेट किए थे। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की फाइल थी, एमएस ऑफिस की या एक्सेल की फाइल थी। कल को हम इसको एडिट करते हैं, इसको चेंज करते हैं, इसको ओपन करते हैं, इसको चेंज करते हैं, उसमें और डेटा डाल देते हैं,
जब ये पहले ये 5 KB की थी, अब ये 6 KB की हो गई है। जब इसमें 6 KB की हो गई है तो कि ये क्या ये 5 सेक्टर्स में आएगी? नो सर। 5 सेक्टर में तो नहीं आएगी, इसको फिर एक और सेक्टर चाहिए होगा। अब नेक्स्ट सेक्टर जो है वो तो मिला हुआ है 678 एक नई फाइल को, फिर फाइल नंबर 4 को। तो फिर इसका मतलब है कि इसको कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के लिए ये वाला जो ब्लॉक है ये फ्री करवाना पड़ेगा, या ये फ्री करवाना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि हमारे पास और सेक्टर्स बहुत सारे अवेलेबल हों आगे, 13 14 15 ये सारे के सारे फ्री सेक्टर्स अवेलेबल हों, तो हमें पूरी की पूरी फाइल जो है यहाँ से शिफ्ट करनी पड़े नए सेक्टर्स के ऊपर। 13 14 15 16 17 18 ये वाले सेक्टर्स इसको इस फाइल को एलोकेट करने पड़े। ठीक है, तो इसमें भी ऑब्वियसली 5 सेक्टर्स आप रीड करेंगे, 5 सेक्टर्स यहाँ पे राइट करेंगे और एक सेक्टर न्यू राइट करेंगे, तो टोटल आपके पास 11 ऑपरेशंस आपको परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो ये हैं इश्यूज जिसकी वजह से हम कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन से हम स्विच करते हैं नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के ऊपर। ओके, सो लेट्स डिस्कस एक्सक्यूज अबाउट मी नॉन। सर। जी सर जैसे हमारे पास फर्स्ट 5 फ्री थे और लास्ट वाले फ्री हैं, तो वो डायरेक्ट हमें लास्ट में नहीं ले जाएगा या सारे रीड करके लास्ट पे जाना पड़ेगा? दोबारा क्वेश्चन करें, समझ नहीं आई। फर्स्ट क्या क्या कह रही हैं आप, दोबारा बताएं। हाँ जी, बस। सर ये दोबारा सर वो बता दें ये पूछिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास जो है वो कुछ इस तरह की सिचुएशन है। मैं आप सिचुएशन क्रिएट कर देता हूँ आपको। कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन के केस में आपके पास कुछ इस तरह की सिचुएशन है कि आपके पास इस तरह से सेक्टर्स अवेलेबल हैं। ये एक फाइल है, उसको हमने 2 सेक्टर्स दिए हैं। ये एक फाइल है, उसको हमने ये वाले 4 सेक्टर्स एलोकेट किए हैं। ठीक है, ये फाइल जो है इसमें ये सेक्टर नंबर 1 है, ये 2 है, ये सेक्टर नंबर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। फाइल नंबर 1 सेव है, उसके 2 सेक्टर्स हैं। फाइल नंबर 2 उसके हमारे पास 4 सेक्टर्स हैं। ये स्टार्ट हो रहे हैं, स्टार्टिंग इसका है 1 से और इसके नंबर ऑफ सेक्टर्स 2 हैं, और ये स्टार्ट हो रहा है 3 से स्टार्टिंग सेक्टर और इसके नंबर ऑफ सेक्टर्स हैं 4। ओके, समझ आ गई इस चीज़ की। अब हमारे पास जी इस तरह से है। अब कल को ये मैंने फाइल जो है फाइल नंबर 1 जो है इसको मैं जो कि 1 से स्टार्ट हो रही है और इसके 2 सेक्टर्स हैं, इसको मैं एडिट करता हूँ। जब मैं इसको फाइल को एडिट किया तो अब पहले इसका साइज था 2 KB, लेस देन 2 KB। ठीक है, अब इसका साइज हो गया लेस देन 3 KB। अब ये 2 सेक्टर्स में ये फाइल नहीं आएगी। फाइल को मैंने एडिट किया है, अल्टर किया है, चेंज किया है, उसको मॉडिफाई कर दिया, अपडेट कर दिया है और उसमें कुछ कंटेंट ऐड कर दिए हैं, उसका साइज बढ़ गया 2 KB से 3 KB। अब क्या मुझे यहाँ पे 1 3 लिख देना चाहिए कि इसको 3 नंबर ऑफ सेक्टर्स हमने एलोकेट कर दिए हैं, स्टार्टिंग इसका ये है, क्या ये सही रहेगा? अगर मैं इस तरह से लिख दूं कि स्टार्टिंग सेक्टर का 1 है और उसको 3 सेक्टर्स हमने एलोकेट किए हैं, तो ये जो सेक्टर है जो कि फाइल नंबर 2 का था, तो वो कंसीडर होगा कि ये फाइल नंबर 1 का है, हालांकि ये तो फाइल नंबर 2 का है सेक्टर। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम 1 से 2 तक इसके बाद कोई और सेक्टर इसको एलोकेट नहीं कर सकते, तो इस पूरी की पूरी फाइल को स्विच करना पड़ेगा ऐसी जगह पे, क्योंकि कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेट यहाँ पे हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है, सेक्टर अवेलेबल ही नहीं है। नेक्स्ट सेक्टर जो है वो ऑक्युपाइड है, वो कोई और फाइल का पार्ट है। तो हम 1 को मूव करेंगे यहाँ पे, 2 को मूव करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे हम बेसिकली एक नया सेक्टर इसको ऐड कर देंगे। तो इस सेक्टर का नाम जो है वो 7 है, इसका नाम 8 है, इसका नाम 9 है। तो ये 3 सेक्टर जो है ये फाइल नंबर 1 को एलोकेट कर देंगे। तो फाइल नंबर 1 जो है इसका आप स्टार्टिंग सेक्टर होगा 7, क्योंकि ये 7 से स्टार्ट हो रहा है, और इसको हमने 3 सेक्टर्स एलोकेट कर दिए हैं 7 से ऑनवर्ड, 7 8 और 9। तो इस तरह से ये कॉपी करना पड़ेगा यहाँ पे, ये कॉपी करना पड़ेगा यहाँ पे। तो एक रीडिंग करना पड़ा हमने और एक राइटिंग करना पड़ा, यहाँ पे भी रीडिंग करनी पड़ी और एक यहाँ पे राइटिंग करनी पड़ी। तो 4 सेक्टर्स हमने 4 ऑपरेशंस परफॉर्म किए, 2 रीडिंग के और 2 राइटिंग के। और एक नया सेक्टर जो कि न्यू सेक्टर हमने राइट करना है सिंपल, वो हमने एक राइटिंग और एक्स्ट्रा परफॉर्म की। तो टोटल हमें
5 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े। तो अगर आप देखें कि 1 KB का डेटा जो है, ठीक है, या अगर हम सेक्टर्स की बात करें, बहुत लार्ज सेक्टर की बात करें, तो हम 1 GB के सेक्टर्स को देखें। 1 GB के सेक्टर्स हैं हमारे पास। डिस्क आपको पता है कि 1 टेराबाइट्स में आ रही है। 1 टेराबाइट्स में अगर 1 GB का हमारे पास एक सेक्टर है तो इसमें 1000 सेक्टर्स होंगे। तो अगर 1000 सेक्टर्स हैं और उसमें हमें 5 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, इसका मतलब ये है कि हम 5 GB का डेटा जो है वो रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं डिस्क से। जब हम रीड या राइट करेंगे डिस्क से तो इसकी कॉस्ट है। 5 GB का डेटा जब हमने डिस्क से रीड करना है तो इसकी कॉस्ट है। इसकी कॉस्ट आप निकाल सकते हैं यूजिंग सीक टाइम, यूजिंग ट्रांसफर रेट, ठीक है, ट्रांसफर टाइम, और इसके अलावा हमारे पास रोटेशन टाइम। तो रोटेशन टाइम प्लस सीक टाइम प्लस ट्रांसफर टाइम, ये हमने पिछली क्लास में देखा था। तो अगर डेटा रेट से पता चलेगा कि अगर 1 GB का डेटा जो है वो डिस्क से हमने रीड करना है और उसको 1 मिनट लग रहा है, तो आप देख सकते हैं कि 5 GB का डेटा रीड करने में हमें 5 मिनट लग जाएंगे। ठीक है, तो 5 मिनट का ये ऑपरेशन है। अगर हमने फाइल को एडिट कर दिया तो 5 मिनट का ऑपरेशन लगेगा इस तरह से। तो ये कोई अच्छा मेथड नहीं है, ये एक किस्म की कंपैक्शन हो रही है। तो अगर मैं इसको कंटिग्यूअस की बजाय नॉन कंटिग्यूअस कर लूं, उस केस में क्या होगा? हमारे पास इस तरह से सेक्टर्स अवेलेबल हैं। वन, टू, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, इस तरह से हमारे पास सेक्टर्स अवेलेबल हैं। अगर मैं कहता हूं कि मैंने फाइल 1 जो है उसको मैंने 4 सेक्टर्स एलोकेट करने हैं, और वो सेक्टर्स हैं फॉर एग्जांपल 7 सेक्टर एलोकेट कर दिया, 2 एलोकेट कर दिया, 1 एलोकेट कर दिया, 5 एलोकेट कर दिया, ये वो सेक्टर्स हैं। तो ये सेक्टर नंबर 2 है, सेक्टर नंबर 1 है, सेक्टर नंबर 7 है, सेक्टर नंबर 5 है, ये मैंने इसको एलोकेट कर दिए हैं। तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि फाइल नंबर 1 के सेक्टर्स कौन कौन से हैं? जी, अब मुझे कैसे, क्या, पहले तो मैं सिर्फ स्टार्टिंग सेक्टर जो है वो उसका नंबर सेव कर रहा था, स्टार्टिंग सेक्टर का नंबर फॉर एग्जांपल 1, और आगे नंबर ऑफ सेक्टर्स सेव कर रहा था, इसके नंबर ऑफ सेक्टर्स कितने हैं। अगर 2 हैं तो इसका मतलब है स्टार्टिंग 1 है, तो 1 और 2 इसके सेक्टर्स हैं इस फाइल के। अब मुझे कैसे पता चलेगा कि इस फाइल के सेक्टर्स कौन कौन से हैं? कैसे सेव करूंगा मैं? जी, सर एक ही टेबल हम इसकी बना लेंगे जिसमें एक हम टेबल सेक्टर बना ही लेंगे। वाले की। ठीक है, हम एक टेबल बना लेते हैं, बना लिया हमने। इसको मैं कह सकता हूँ, क्योंकि ये किसी एड्रेसिंग के लिए यूज होता है, किसी सेक्टर के एड्रेसिंग के लिए यूज होता है, इसको हम इंडेक्स टेबल कह सकते हैं। ठीक है, इंडेक्स टेबल बना लिया। इसमें मैं लिख सकता हूँ कि फाइल नंबर 1 जो है उसका जो पहला सेक्टर है वो 7 है, दूसरा सेक्टर 2 है, तीसरा सेक्टर 1 है, चौथा सेक्टर 5 है, एंड सो ऑन। आगे कोई भी सेक्टर नहीं है तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल -1 राइट कर दिया। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइल नंबर 1 से पता चल गया कि इसका पहला सेक्टर कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, एंड सो ऑन, पता चल गया। ये टेबल कहाँ पे स्टोर होगा? सर हार्ड इसको भी डिस्क पे? किसी सेक्टर में स्टोर कर देंगे हार्ड डिस्क पे। इसको भी जाहिर है, ये जब हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर होगा, डिस्क के ऊपर ये भी स्टोर होगा, तो डिस्क के ऊपर हमने कोई भी चीज सेव करनी है तो वो सेक्टर की फॉर्म में सेव करनी है। तो इस टेबल के लिए कोई सेक्टर एलोकेट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल इसके लिए हमने सेक्टर नंबर 9 एलोकेट कर दिया। ठीक है, तो सेक्टर नंबर 9 इसके लिए एलोकेट हो गया इंडेक्स टेबल के लिए, सेक्टर इंडेक्स टेबल के लिए हमने। तो ये पर प्रोसेस होगा, पर फाइल होगा, ऐसे ही है, पर फाइल होगा ना। हर जी फाइल के सर। लिए फिर हर फाइल के लिए फिर देखना पड़ेगा कि ये इसका इसका एक सेक्टर तो इस फाइल को देना पड़ेगा कि ताकि वो अपने इंडेक्स टेबल मेंटेन कर सके। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस क्या हैं? अगर मैं फाइल को ऑल्टर करता हूँ, ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं फाइल के पहले 4 थे चंक्स, 4 सेक्टर थे, अब मैं इसमें 5 इसको सेक्टर एलोकेट करना चाहता हूँ, एक और सेक्टर में सेक्टर नंबर 11 जो है वो इसको एलोकेट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर कैसे करूंगा? सेक्टर नंबर 11 इसको एलोकेट कर दिया, क्या क्या चेंजेस आएंगे?
ऑपरेशंस कितने परफॉर्म करने पड़ेंगे अगर मैं एक सेक्टर नंबर 11 जो है वो न्यू सेक्टर हम इसमें राइट करता हूँ, ऐड करता हूँ, न्यू 11 सेक्टर जो है वो अपेंड करता हूँ एट द एंड, लास्ट पे बिल्कुल एंड पे जाके अपेंड करता हूँ, यहाँ पे जाके, यहाँ पे लेक्चर 11 मैंने अपेंड कर दिया, यहाँ पे -1 लिख दिया, तो कितने ऑपरेशंस मुझे परफॉर्म करने पड़ेंगे? सर यहाँ पे आप पहले उसको देखेगा कि ये रीड कौन से, पहले फाइल देखेगा कि फाइल पड़ी कौन से सेक्टर पे हुई है, फिर फाइल को खोल के उसके टेबल में जाके एडिट करेगा कि वो रखा कहाँ गया है, पहले उस तमाम सेक्टर्स को रीड करेगा, फिर उसको एलोकेट फाइल करेगा राइट करके, फिर फाइल फाइल्स नहीं में नहीं नहीं जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बात सुने दोबारा से बात सुने। ये फाइल है जी, ये पहला सेक्टर है, ये दूसरा सेक्टर है, ये तीसरा सेक्टर है, ये चौथा सेक्टर है, ठीक है। ये यहाँ पे ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, डी लिखा हुआ है, यहाँ पे -1, उसके 4 सेक्टर्स हैं फाइल के। ये फाइल है कोई, ठीक है। ये फाइल असल में स्टोर कहाँ पे हुई है? हार्ड डिस्क के ऊपर। हार्ड डिस्क के ऊपर यहाँ पे डिफरेंट सेक्टर्स हैं। ये सेक्टर नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9, 10, 11, 12। मैंने एक टेबल मेंटेन किया हुआ है जिसमें इस फाइल का मुझे पता रिकॉर्ड है कि इसका जो ए है, बेसिकली ए जो है वो ए यहाँ पे स्टोर है, तो ये पहला सेक्टर है इसका, तो ये सेक्टर नंबर 2 में स्टोर है। बी जो है यहाँ पे स्टोर है, तो सेक्टर नंबर 7 में स्टोर है। सी जो है यहाँ पे स्टोर है सेक्टर नंबर 5 में, और डी जो है यहाँ पे स्टोर है सेक्टर नंबर 4 में। बस दैट्स इट। यहाँ पे -1 लिखा हुआ है, क्योंकि आगे भी यहाँ पे स्पेस अवेलेबल होगी सेक्टर में, तो वहाँ पे सब -1 लिखा हुआ है, इनिशियलाइज किया हुआ है। ये इंडेक्स टेबल है, फाइल इंडेक्स टेबल। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एक इस फाइल में यहाँ पे एक नया कंटेंट या ऐड करना, ये है 4 KB का डेटा, ये 1 KB का डेटा, ये है 1 KB का, ये है 1 KB का, ये है 1 KB का, ये 1 KB का डेटा मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर देना इसमें। मैं लिखना चाहता हूँ ई, यहाँ पे मैंने ई लिख दिया, और यहाँ पे मैंने -1 दोबारा से यहाँ पे पुट कर दिया। ये फाइल है मेरी, ई मैंने लिखना है। ई मैंने, अब मुझे ये बताएं कि ई लिखने में, यानी कि ऐड न्यू ब्लॉक, एक न्यू ब्लॉक मैंने ऐड करना है या न्यू सेक्टर ऐड करना है, मुझे कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे? ऑपरेशंस इन टर्म्स ऑफ आईओ, ऑपरेशंस बताएं, ऑपरेशंस कितने परफॉर्म करने पड़ेंगे? आईओ ऑपरेशंस 4 करने पड़ेंगे, 5 करने पड़ेंगे, 10 करने पड़ेंगे, कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे? ये है बेसिकली इंडेक्स स्पेस एलोकेशन मेथड, इसको कहते हैं इंडेक्स स्पेस एलोकेशन मेथड। इस केस में मुझे कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे? जी, ई मैंने ऐड करना है जी। कहाँ पे चेंज होगी? नहीं समझ आ रही आप लोगों को? सर इसमें पहले हम डिस्क में फ्री स्पेस देखेंगे, उसमें हम फ्री फाइल स्पेस है वन इतने सारे, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी तो फ्री फिर है, ये भी फ्री है, ये भी फ्री है, ये भी जी फ्री सर है। कोई एक ले हम ले, रैंडमली 11 ले जी लिया फॉर एग्जांपल। अभी उसके ऊपर आते हैं कि वो किस तरह से होते हैं एलोकेट। तो सपोज हमने 11 ले लिया, तो एक हमने यहाँ पे ई लिख दिया यहाँ पे, जी तो सर हमने एक अब राइट का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया, ऐसे ही है। जी अब सर बताएं क्या, अब और क्या चेंज करेंगे? सर अब इंडेक्स टेबल वो देखेगा कि इंडेक्स इस टेबल फाइल वन का इंडेक्स टेबल इंडेक्स टेबल इंडेक्स का टेबल को इंडेक्स टेबल को चेंज करना पड़ेगा। इंडेक्स टेबल भी किसी सेक्टर में है, फॉर एग्जांपल वो सेक्टर जी नंबर सर 1 पे पड़ा हुआ है, उस तो इस सेक्टर सेक्टर को को रीड चेंज, करना पड़ेगा। इस सेक्टर को इसको रीड करना पड़ेगा। तो एक दफा इसको जी रीड किया, 1 रीडिंग, तो एक रीड ऑपरेशन किया, 2 रीड किया, 3 7 रीड किया, 5 रीड किया, 4 रीड किया। यहाँ पे हमने राइट भी करना है, यहाँ पे हमने ई लिखना है। ई कहाँ पे स्टोर है? 11 में, तो यहाँ पे हमने 11 पुट करना है, तो यहाँ पे मैंने 11 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे 11 आ गया, जी ठीक है, और सर फिर यहाँ पे -1 कर दिया, तो एक राइट का ऑपरेशन भी परफॉर्म किया। तो जी कितने सर ऑपरेशन हुए टोटल? सर 3 तो 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े हैं। अगर हम इंडेक्स स्पेस एलोकेशन यूज करते हैं, उस केस में अगर हमने फाइल को एडिट करना है तो हमें 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़े हैं। अब मुझे यही बताएं कि अगर मैं कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन यूज करूंगा, तो उस केस में सेम सिनेरियो, ठीक है। आपके पास 4, आपके पास इस तरह से थे,
तो अगर आपने 5 में चेंज करना है, 4 सेक्टर्स थे पहले, अब अपने 5 सेक्टर्स चाहिए आपको सेम फाइल के लिए, तो कितने ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते थे उसमें वर्स्ट केस में? इन वर्स्ट केस कंटिगुअस मेमोरी एलोकेशन के केस में, कंटिगुअस स्पेस एलोकेशन के केस में पहले फाइल के 4 सेक्टर्स हैं, अब 5 करने हैं, तो वर्स्ट केस में कितने ऑपरेशंस उसमें परफॉर्म करने पड़ रहे थे? उसके उस केस में ये होता है कि ये कंटिगुअस में ये सारे के सारे ब्लॉक्स जो हैं वो इकट्ठे एक साथ पड़े हुए हैं, 4, सर ए यहाँ 9। पे पड़ा हुआ है, बी यहाँ पे, सी यहाँ पे, डी यहाँ पे। तो वर्स्ट केस में आपने बताया कि 9 ऑपरेशन, वो 9 ऑपरेशन कैसे हो सकता है? आगे अगला वाला ब्लॉक जो है, ई वाला ब्लॉक जो है वो भी ऑक्यूपाइड हो, तो पूरी की पूरी फाइल को शिफ्ट करना पड़े। तो पूरी पूरी वही फाइल जब हम शिफ्ट करेंगे तो 4 ब्लॉक्स जो हैं उनको हमने रीड करना था, रीड ऑपरेशन, और 4 टाइम हमने राइट करना था, राइट ऑपरेशन, और एक न्यू ब्लॉक हमने राइट करना था। तो 9 ऑपरेशंस हमें परफॉर्म करने पड़े। तो कहाँ पे 9 और कहाँ पे 3? तो इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए, अगर एक सेक्टर उसका साइज जो है वो 1 GB है, तो इसमें 9 GB का डेटा हमने रीड राइट करना था, क्योंकि इसमें हमने 3 GB का डेटा जो है वो रीड राइट करना है। तो ये उससे कोई हमारे पास कितने टाइम्स एफिशिएंट है? ये उससे 3 टाइम्स एफिशिएंट है। ठीक है, तो ये इंडेक्स स्पेस एलोकेशन मेथड जो है ये हमें ज्यादा एफिशिएंट लग रहा है। ठीक है, एक और टेक्निक भी है, उसको डिस्कस करते हैं, फिर लेक्चर वाइंड अप करते हैं। अगर मैं लिंक लिस्ट यूज करूं, व्हाट अबाउट दैट? अगर मैं नॉन कंटिगुअस के केस में लिंक लिस्ट यूज करूं, तो उस केस में इसका डिसएडवांटेज क्या है? इंडेक्स का, इंडेक्स स्पेस एलोकेशन का डिसएडवांटेज बताएं जरा जी, कौन बताएगा इसका डिसएडवांटेज? कोई भी डिसएडवांटेज नहीं है इसका। अगर हम अगर हम कंटिगुअस को देखें, कंटिगुअस को, और इसको इंडेक्स को देखें, तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या है? कौन सी ऐसी चीज है जो कि कंटिगुअस में नहीं करनी पड़ रही और इंडेक्स के केस में करनी पड़ रही है? सर फाइल को मैनेज फाइल को मैनेज किस तरह से कर रहे हैं हम? इंडेक्स किसी टेबल एक के केस। सेक्टर में रखा रहे हैं। हाँ, तो पर ये इंडेक्स टेबल जो है, वो इंडेक्स टेबल जो है ये पर फाइल होगा, और अगर एक प्रोसेस है वो तो उसके पास तो बीसियों फाइल हो सकती हैं। एक और प्रोसेस है, जी प्रोसेस 2, वो हो सकता है 10 फाइल उसने क्रिएट की हो। तो पर प्रोसेस ये हमें एक टेबल, एक सेक्टर देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपने अगर फॉर एग्जांपल एक एक सेक्टर है, उसका साइज है जी 1 KB, और 1 KB में उसने 5 या 10 सेक्टर्स का वैल्यू रखनी है। तो फॉर एग्जांपल उसने सेक्टर नंबर 1 रखा, फिर सेक्टर नंबर 10 रखा, फिर 9 रखा एंड सो ऑन। तो उसने 10 वैल्यूज रखनी है। अगर एक वैल्यू जो है वो 4 बाइट्स में आ रही है, ठीक है, तो 10 वैल्यूज जो है वो 40 बाइट्स में आ जाएंगी, 40 बाइट्स में। तो 40 बाइट्स का डेटा जो है वो फिल है, बाकी सारा का सारा जो जो सेक्टर है वो फ्री है, वो वेस्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सेक्टर कोई और यूज नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि 1 KB में से 1024 बाइट्स में से सिर्फ 40 बाइट्स जो हैं वो कंज्यूम हो रही हैं। ठीक है, बाकी सारी की सारी बाइट्स वेस्ट जा रही हैं। तो जितनी फाइल्स होंगी समझ लें उतने सेक्टर्स जो हैं वो इंडेक्स को मेंटेन करने के लिए यूज होंगे, जो कि हमारा वेस्टेज ऑफ डिस्क होगा। तो इस वजह से ये इसका डिसएडवांटेज है। तो इसकी बजाय हम एक हाइब्रिड अप्रोच यूज कर लेते हैं। हाइब्रिड अप्रोच क्या कहती है? लेट्स डिस्कस अबाउट दैट। हम यूज करते हैं लिंक्ड स्पेस एलोकेशन मेथड। लिंक्ड स्पेस एलोकेशन मेथड जो है वो क्या कहता है कि उसमें हमें मेंटेन ही ना करना पड़े, इंडेक्स टेबल मेंटेन ना करना पड़े। तो एक फाइल है हमारे पास, फाइल 1, उसको हमारे पास 4 सेक्टर्स चाहिए। उसको सेक्टर नंबर 7 एलोकेट किया है, 2 एलोकेट किया, 5 एलोकेट किया और 1 एलोकेट किया। तो अगर मैंने इंडेक्स टेबल मेंटेन नहीं करना, तो क्या मैं कर सकता हूं किसी और तरीके से? अगर मैं सिर्फ स्टार्टिंग बता दूं,
स्टार्टिंग सेक्टर बता दूं, इसका स्टार्टिंग सेक्टर जो है वो 7 है। तो 7 सेक्टर पे जाएंगे, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 7 सेक्टर पे गए, ये एलोकेट कर दिया। यहाँ पे हमने, ये फाइल है जिसमें लिखा हुआ है ABCD, इसको 4 सेक्टर्स चाहिए। तो A यहाँ पे लिख दिया, B हमने लिखना है सपोज 2 के ऊपर, B यहाँ पे लिख दिया, C हमने लिख दिया 4 के ऊपर, और D हमने लिख दिया 1 के ऊपर। तो इसके सेक्टर्स हैं 7 2 4 और 1, 7 2 4 1। अब अगर मैं सिर्फ स्टार्टिंग सेव करता हूं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किसका दूसरा सेक्टर 2 है? तो लिंक्ड स्पेस क्या कहती है? लिंक्ड, लिंक लिस्ट का पता है आपको? लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट क्या होती है? जी सर। लिंक लिस्ट क्या होती है? सर हम एक नोट बनाते हैं जिसमें नेक्स्ट का एड्रेस भी स्टोर करवा रहे थे, और कंपोजिशन, उसमें कंपोजिशन ऑफ रैंडम नोड जो है वो लिंक लिस्ट होती है, जिसमें एक जी नोड सर, होता है, उस नोड के पास एक तो वैल्यू होती है अपनी, और एक नेक्स्ट एक नोड का नेक्स्ट का एड्रेस एड्रेस होता है। होता है। इसी तरीके से हम यहाँ पे ये करेंगे कि जैसे ये सेक्टर आएगा, इसकी एंडिंग के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कुछ ऐसी बाइट्स रिजर्व कर लेंगे जिसमें नेक्स्ट का एड्रेस होगा, नेक्स्ट सेक्टर का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2। तो 7 हमने बता दिया कि 7 इसका स्टार्टिंग है। यहाँ पे हमने जब 7 खत्म हुआ तो इसके एंड पे लिख दिया 2, तो हम 2 पे चले गए। 2 के बाद हमने इसके एंड पे लिख दिया, यहाँ पे हमने लिख दिया जनाब 4, तो हम 4 पे चले गए। इसका नेक्स्ट जो है वो सेक्टर 4 है। 4 पे हमने यहाँ पे लिख दिया 1, इसका मतलब है कि इसका नेक्स्ट जो है वो 1 है। और अगर हमने फाइल खत्म करनी है तो हम यहाँ पे लिख देंगे -1। -1 कोई भी सेक्टर नंबर नहीं है, लिहाजा नल है, तो इसका मतलब है कि इसके 4 सेक्टर इस तरह से हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें इंडेक्स टेबल मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा जो जो डिस्क वेस्ट हो रही थी, स्पेस वेस्ट हो रही थी, वो बच जाएगी। ओके, तो इसका इसका डिसएडवांटेज क्या है जी? सर इसका डिसएडवांटेज यही हो सकता है कि जब वो ए को एलोकेट करे तो उस वो ज्यादा और उसके पास बाइट ना बचे कि वो नेक्स्ट के उसको नेक्स्ट को स्टोर कर सके। नहीं नहीं, वो तो हमने फिक्स कर दिया उसका फॉर्मेट जो है। अगर 1 KB का हमारे पास सेक्टर है तो हमने आखिरी जो बाइट्स हैं वो रिजर्व कर दें कि आखिरी जो 10 या 8 बाइट्स हैं वो फिल ही नहीं होंगी, वो फिल नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट एड्रेस के साथ फिल करेंगे। तो हमारे पास जो स्पेस होगी वो हर सेक्टर की इतनी स्पेस यूज करेंगे, दैट्स इट। मतलब 1024 बाइट में से 8 बाइट्स जो हैं वो माइनस कर देंगे, तो 1016 बाइट्स जो हैं वो सिर्फ अवेलेबल होंगी उस सेक्टर के ऊपर राइट करने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ उतनी बाइट्स जो हैं वो एलोकेट होगी। आप मुझे ये बताएं कि मैंने फॉर एग्जाम्पल कल को ये फाइल एडिट करनी है, मैंने एडिट करके मैंने कंटेंट्स कुछ इस तरह से करने हैं कि मैंने यहाँ पे ई लिखना है, फिर मैंने यहाँ पे सी लिखना है और यहाँ पे डी लिखना है। मतलब मैंने ई को अपेंड कर दिया दरमियान में बी के बाद। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि इस केस में मुझे कितने ऑपरेशंस, आईओ ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे। लिंक के केस में अगर मैंने सेक्टर नंबर 2 के बाद एक नया सेक्टर ऐड करना है, ठीक है, जो कि ई है, यहाँ पे सेक्टर नंबर 8 ऐड करना है, तो मुझे कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे जी? सर 3 कैसे? सर स्टार्टिंग एड्रेस हमें गिवन होता है तो हम 7 पे हाँ, जाएंगे, उसमें 7 पे देखेंगे जाएंगे, कि लिंक 7 पे किससे जाएं, हुआ हुआ है वो 2 से। 7 पे जाएंगे, 7 को फिर रीड करना पड़ेगा ना, उसके ऊपर जी पढ़ने सर, पढ़ने के लिए उसको रीड करना पड़ेगा। तो एक रीडिंग का ऑपरेशन एक परफॉर्म हो गया। ऑपरेशन। 7 से फिर हम फिर वो कहेगा सर 2 इसमें 2 2 के ऊपर चले जाओ। तो 2 पे हमने फिर क्या ये किया, दूसरा। एक रीडिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। वो कहेगा कि जी आप जो है, अब आपने यहाँ वो पे बेसिकली क्या करना है, चेंज करना है। पहले जी सर। 2 पहले 2 जो है वो कह रहा था कि 4 पे चले जाओ, अब हमने 4 पे नहीं जाना, अब हमने जाना है 8 पे। 2 के बाद 8 पे जाना है, तो एड्रेस चेंज करना। इसको राइट भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 1 राइट का ऑपरेशन परफॉर्म होगा, यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। जब हम यहाँ पे 8 लिखेंगे तो फिर हमने जो नया ब्लॉक ऐड किया है इसको भी हमने राइट करना पड़ेगा, तो एक राइटिंग यहाँ पे भी होगी। ठीक है, और ऑब्वियसली उसके उसके नेक्स्ट एड्रेस पे यहाँ पे 4 पड़ा होगा, तो वो 4 को पॉइंट कर रहा होगा। ओके, तो कितने ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़े? सर 4 ऑपरेशंस। 3 नहीं थे। ओके, सो ये है जी इनके प्रोज एंड कॉन्स। इस केस में आप देख सकते हो कि हमने इंडेक्स के केस में
इंडेक्स के केस में अगर हमने 9 ऑपरेशंस परफॉर्म कंटिग्यूअस के केस में अगर हमने 9 ऑपरेशंस परफॉर्म किए तो हमने इंडेक्स के केस में हमने 3 ऑपरेशंस परफॉर्म किए, लेकिन हमने स्पेस के केस में लिंक्ड के केस में हमने 4 ऑपरेशंस परफॉर्म किए। तो इसका मतलब है ये एक दरमियान वाली चीज है। इससे फायदा ये होगा, ये थोड़ी सी एफिशिएंट भी है, ठीक है, स्पेस एफिशिएंट भी है और टाइम एफिशिएंट भी है, ठीक है। और अगर आपने स्पेस का इशू नहीं है तो आप इंडेक्स यूज करें, क्योंकि वो फास्टेस्ट है सबसे, लेकिन वो स्पेस ज्यादा यूज करती है। और अगर दोनों का इशू है, स्पेस का इशू है, स्पेस आप यूज नहीं करना चाहते, ठीक है, तो आप बेसिकली जाया नहीं करना चाहते, तो आप कंटिग्यूअस यूज करेंगे। तो ये है जी इसका सोल्यूशन। मैंने ये है स्पेस एलोकेशन मेथड्स कि किस तरह से फाइल्स आपकी सेव होती हैं। तो आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड कर लिया है। लेक्चर्स टाइम इज ओवर नो। आई थिंक इतना कोर्स काफ़ी है आप लोगों के लिए, और आज के लेक्चर में अपलोड कर देता हूँ अभी। तो आप अपने 30 लेक्चर जो हैं इनको रिवाइज कर लें ताकि फाइनल की तैयारी अच्छे से हो सके। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं प्रेजेंट होऊंगा। आपकी कोई क्यूरी होगी तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। अदरवाइज आप मुझसे अलग से भी जूम के ऊपर मीटिंग कर सकते हैं। आप मुझे ईमेल करें, मैं आपको टाइम बता दूंगा और उस टाइम पे हम मीटिंग कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट के हवाले से भी या कोई इस तरह का इशू है तो मुझे आप बता दें, मैं हाजिर हूँ जी। सर आपने एक असाइनमेंट 4 अपलोड की हुई है जिसमें 2 पेपर हैं सर, वो सबमिट जी करवानी है या वो प्रैक्टिस के लिए जी, करना है सिर्फ? नहीं नहीं, वो सबमिट करवानी है। वो ओके सबमिट सर। करवाएंगे तो प्रैक्टिस होगी ना। जब सबमिट ही नहीं करवाएंगे तो प्रैक्टिस कैसे होगी जी। सर हो जाएगी प्रैक्टिस। सर हाँ मुझे जो लास्ट क्विज हुआ था उसमें कुछ हाँ हाँ। क्वेश्चन में मसला था। सर एक हम्म इंटरनल फ्रेगमेंटेशन में से आया हुआ था जिसका हम्म एवरेज आई थिंक था कि एवरेज क्या हम्म होगा। तो सर वो उसका करेक्ट ऑप्शन मेरे ख्याल में 567 था या 57 था। तो हम्म। सर वो कैसे आ सकता है? हाँ, मतलब अगर एवरेज का मतलब ये है कि आपकी आधी स्पेस जो है वो ज़ाया हो रही है और आधी यूज हो रही है, ठीक है। जी सर। तो वो डिपेंड करेगा कि आप फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 1024 बाइट्स हैं तो इसको 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 512 आएगा। तो 512 जो है, या 512 बाइट्स जो है वो आपकी ज़ाया हो सकती हैं, ठीक है, ऑन एवरेज। तो ये इसका आंसर था। सर 512 की टोटल फाइल थी। वो मैं क्वेश्चन देखता हूँ फिर मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। ओके सर। और सर उसमें 2 एमसीक्यूज हमारे ऐसे ही गलत हो गए। एक में मैंने कहा था कि दिस मेथड इज कॉल्ड कंपैक्शन, तो वो हम्म। कंपैक्शन पे ही उसने वो दिस मेथड की वजह से वो सारा गलत कर दिया था। और एक वो में तो लिखा था सर 2 हाँ, मुझे बता एमसीक्यूज दीजिएगा। सेम थे ना। अगर वो स्पेल मिस्टेक है उसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो हो जाएगा। और सर एक था वो 2 की पावर 9 था तो वो 512 आ रहा था। तो आपने 512 करेक्ट किया हुआ था तो सर हमने 2 की पावर 9 लिखा था। तो सर हाँ, उसने वो भी जब मैं करेक्ट चेक हुआ है, वो भी मैं करेक्ट कर दूंगा, वो सर भी वो करेक्ट चेक कर दूंगा। हुआ है तो वो 2 की पावर कैंसिल हो गई थी, सिर्फ 9 ही आया है जब वो वापस आया हमारे पास। तो 3 इस वो तरह ही सही है, गलत हो गए थे। वो सही है, वो मैं कर दूंगा आपको। वो जो इस तरह के इश्यूज हैं ओके। वो मैनुअल में ठीक कर दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज़। स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़ सर।